कोरियन सेलेब्स को जब हम स्क्रीन्स पे देखते हैं तो वो हमें एकदम परफेक्ट और पॉलिश लगते हैं। उनकी स्माइल्स, पर्सनैलिटी, जेस्चर्स, पब्लिक इमेज बहुत ही केयरफुली कंस्ट्रक्ट की जाती है। इसकी वजह से फैंस इस क्यूट एंड इनोसेंट इमेज से इतना ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि अगर कभी इसमें क्रैक्स दिखने लगे तो उनके लिए ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, जो कि हमने मेरी कई वीडियोस के कमेंट सेक्शन में भी देखा है। एनीवेज, ये पैरा सोशल रिलेशनशिप्स तो चलते रहेंगे। लेट्स टॉक अबाउट दिस केस। एक बहुत ही फेमस के-पॉप ग्रुप एनसीटी के एक मेंबर तेल के बारे में लिखा ये कमेंट पढ़िए। ही इज वन ऑफ द स्वीटेस्ट पीपल एवर। आई बेट ही कीप्स स्वीट्स इन हिज बैग फॉर ऑल आई नो। इसे पढ़कर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग तेल को कितना इनोसेंट, जेंटल और हार्मलेस समझते हैं, पर इसने जो किया उसके बाद इसे बहुत सारी हेट तो मिली ही, और इसके साथ साथ इसे ग्रुप और कंपनी दोनों से निकाल दिया गया और इस वक्त वो जेल में है। वो गिल्टी पाया गया था और अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। पर अभी भी इसके बहुत सारे फैंस हैं जो फॉर सम मेस्ड अप रीजन इसे डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनका आइडल इनोसेंट है, उसे फंसाया गया था। कभी कभी मुझे यकीन नहीं होता द लेंथ्स दिल गो टू जस्ट टू प्रोटेक्ट देयर फेवरेट सेलिब्रिटी, जो कि बाय द वे कोई छोटे मोटे केस की वजह से जेल में नहीं था। ही वाज फाउंड गिल्टी ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। ही इज अ सबसे शॉकिंग चीज क्या है, तेल के गिल्टी प्रूव हो जाने के बावजूद आज भी इसके फैन अकाउंट्स एक्टिव हैं। वो आज भी पोस्ट कर रहे हैं, इसे सपोर्ट कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि वो कब बाहर आएगा। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, बट आई पर्सनली विल नेवर अंडरस्टैंड दिस ऑब्सेशन। हे गाइस, वेलकम बैक टू राई कोल्ड। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमेशा की तरह प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का केस है के-पॉप के ग्रुप एनसीटी के एक मेंबर मून तेल पे। मून तेल 14 जून 1999 को सियोल के एक डोंगडेमुन डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ था। उसने 2013 में एसएम एंटरटेनमेंट को ज्वाइन किया। एसएम एंटरटेनमेंट कोरिया की एक बहुत बड़ी एजेंसी है, पर उसका ऑफिशियल डेब्यू अप्रैल 2016 में एनसीटी के एक सब यूनिट एनसीटी यू से हुआ। इसके थोड़े ही टाइम बाद वो एक दूसरी यूनिट एनसीटी 127 का हिस्सा बन गया, जो आगे जाकर एसएम एंटरटेनमेंट के सबसे सक्सेसफुल और ग्लोबली रिकॉग्नाइज ग्रुप में से एक बना। उसके मेंबर्स और फैंस दोनों का ये मानना था कि तेल के बिना देयर वुड बी नो एनसीटी 127। इतना ही नहीं, जब तेल ने इंस्टाग्राम ज्वाइन किया तो उसने सबसे कम टाइम में 1 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। पर आयरॉनिकली उसकी फैन फॉलोइंग उसके ग्रुप में सबसे कम थी। वो हमेशा अपने काम से काम रखता, कंट्रोवर्सीज से एकदम दूर रहता। इसीलिए जब उसने वो क्राइम किया तो इट वाज 10 टाइम्स मोर शॉकिंग फॉर एवरीवन, क्योंकि ये उसकी इमेज के साथ जा ही नहीं रहा था। तेल को बचपन से ही म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट था। ही वाज अ म्यूजिकल प्रोडिजी, पर उसकी मॉम इन सब के अगेंस्ट थी। फॉर सम रीजन उसकी मॉम नहीं चाहती थी कि उनका बेटा म्यूजिक में करियर बनाए, पर उसके पापा उसे छुप छुप के वोकल क्लासेस भेजते थे। बाद में उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया और तेल का धीरे धीरे अपने डैड के साथ कॉन्टैक्ट बिल्कुल खत्म हो गया। अब म्यूजिक उसके लिए सिर्फ एक हॉबी नहीं रहा था, एक इमोशनल आउटलेट बन गया था। ये सारे एक्सपीरियंसेस उसके फॉर्मेटिव ईयर्स का हिस्सा थे और शायद इसी वजह से तेल ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। ही इज एन इंट्रोवर्ट। 2013 में वो हानयांग यूनिवर्सिटी के अप्लाइड म्यूजिक प्रोग्राम में सेलेक्ट हो जाता है, और जब उसे एसएम एंटरटेनमेंट में एक ट्रेनी बनने का मौका मिला, ही चोज टू ड्रॉप आउट, क्योंकि उस टाइम पर उसकी जो फैमिली थी वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थी और उसका मेन मोटिव था पैसा कमाना। अभी तक मैंने आपको उसके पास्ट के बारे में बताया, उसके बचपन के बारे में बताया, हाउ ही ग्रू अप, लेकिन यहाँ पे एक बात क्लियर करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तेल का जो बचपन था वो काफी मुश्किल भरा था, काफी कॉम्प्लिकेटेड था, तो उसके बचपन से हमें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिल सकता है, सिंपैथी आ सकती है, पर वो किसी भी तरह से उसके एक्शंस को जस्टिफाई नहीं करता। एनीवेज, अब हम आते हैं मेन इंसिडेंट पे। 28 अगस्त 2024 को एसएम एंटरटेनमेंट ने एक स्टेटमेंट रिलीज की, जिसके अंदर उन्होंने कंफर्म किया कि तेल पे किसी सेक्सुअल क्राइम की वजह से एक क्रिमिनल केस फाइल हो चुका है और वो इस प्रोसेस में पुलिस के साथ अच्छे से कोऑपरेट भी कर रहा है। पर कंपनी के हिसाब से इस केस की सीरियसनेस इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने फैसला लिया तेल को ग्रुप से निकालने का। इस स्टेटमेंट के रिलीज होते ही फैंस को बहुत बड़ा झटका लगता है। दे वर जेन्युइनली कंफ्यूज्ड, क्योंकि जब ये न्यूज सामने आई तब तेल के अगेंस्ट कोई भी मेजर रूमर सर्कुलेट नहीं हो रहे थे, और एसएम एंटरटेनमेंट में भी पहले भी बहुत सारे आर्टिस्ट के स्कैंडल्स और कंट्रोवर्सी सामने आई है, पर एसएम हमेशा इन्हें दबाने की कोशिश करता है। इसलिए जब उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी तो सबको लगा कि ये सिचुएशन बहुत सीरियस है। लोगों ने ट्विटर, रेडिट, फैन पेजेस पे तेल की पुरानी क्लिप्स और इंटरव्यूज को दोबारा देखना शुरू कर दिया, ताकि उन्हें शायद उनमें कोई हिंट्स या
या क्लूज मिल जाए। अभी तक लोगों को तेल के फैंस को पता नहीं था कि उसने एक्चुअली में एग्जैक्टली क्या किया है। उन्हें बस ये पता था कि कोई सेक्सुअल क्राइम है। तो उसके कुछ फैंस तो इतना गुस्सा हो गए कि वो गुस्से में आकर उसके पोस्टर्स, उसकी फोटोज फाड़ने लगे। और तेल की जो कंपनी थी उसने उसकी मर्चेंडाइज को अपने ऑनलाइन स्टोर से हटा दिया और सारे पोस्टर्स और बिलबोर्ड्स को भी चेंज कर दिया। एनसीटी जोन जो कि एक गेमिंग ऐप है, उन्होंने भी कह दिया कि अब हम तेल से रिलेटेड कोई भी कंटेंट अपनी ऐप पे रिलीज नहीं करेंगे और जो ऑलरेडी रिलीज था उसे भी हमने हटा दिया है। यहाँ तक कि इस सब के बीच में जो एनसीटी के बाकी मेंबर्स होते हैं वो भी तेल को अनफॉलो कर देते हैं और एनसीटी का ऑफिशियल अकाउंट भी उसे अनफॉलो कर देता है। तेओंग जो एनसीटी का एक मेंबर है वो अपने इंस्टाग्राम से तेल के साथ अपनी सारी फोटोज को डिलीट कर देता है। इस सब से एक बात तो क्लियर हो गई थी कि कोई भी अपने आप को तेल के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहता था। ऑब्वियसली इतना सब कुछ हो गया था, तेल को ग्रुप से निकाल दिया गया था, ही वाज अबैंडन्ड, उसको सबने अनफॉलो कर दिया था, उस पर क्रिमिनल केस चल रहा था। तो लोगों की अपनी थ्योरीज बनने लगी। और क्योंकि कंपनी ने इस केस की ज्यादा डिटेल शेयर नहीं की थी तो इस केस से रिलेटेड काफी सारे रूमर्स सामने आने लगे। लोगों को लगने लगा कि इस केस का विक्टिम एक माइनर बॉय है। और पता है ये अजम्पशन इस वजह से की गई थी क्योंकि अभी तक इस केस को बहुत क्रिटिकली ट्रीट किया जा रहा था। यस यू हर्ड मी राइट, साउथ कोरिया में मेल और फीमेल विक्टिम्स को थोड़ा डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। ये सुनने में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है पर मैं ये सब अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा पास्ट वर्डिक्ट्स में देखा गया है कि अगर विक्टिम मेल है सो द पनिशमेंट इज बोथ स्ट्रिक्टर एंड स्विफ्टर। और इसी वजह से लोगों ने सीरियसनेस को विक्टिम के जेंडर से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। अब ये बात इतनी ज्यादा फैल गई थी कि बांगबे पुलिस स्टेशन जो तेल का केस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उन्हें खुद एक फॉर्मल क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि इस केस का विक्टिम ना तो कोई माइनर है और ना लड़का, शी इज एन अडल्ट फीमेल। इसके साथ साथ एक ऐसा ही रूमर और सर्कुलेट हो रहा था जिसमें लोग कह रहे थे कि तेल ने एक 11 साल की बच्ची को ब्लैकमेल किया है और उसे सेक्सुअली वॉयलेट किया है, जिसकी वजह से उस बच्ची को परमानेंट फिजिकल इंजरीज के साथ रहना पड़ेगा। पर जैसा कि हमने पुलिस स्टेटमेंट में देखा ये अजम्पशन भी बेसलेस थी क्योंकि अगेन द विक्टिम इज नॉट अ माइनर। क्योंकि अभी तक ये भी क्लियर नहीं था कि तेल ने एग्जैक्टली किया क्या था तो लोगों के अंदर कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा था। तो वो सोशल मीडिया साइट्स पर खुद ही डिटेक्टिव बनने लगे। इतनी कंफ्यूजन में एक इंस्टाग्राम अकाउंट सामने आया, एग्नेस 121430। इस अकाउंट के जो कमेंट्स थे और पोस्ट थे वो तेल पे काफी सीरियस एलिगेशंस लगा रहे थे। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज इस इंस्टाग्राम अकाउंट ने ये पोस्ट और कमेंट्स बहुत पहले पोस्ट करना शुरू कर दिया था जब ये कंट्रोवर्सी हुई भी नहीं थी। और उनकी पोस्ट्स की जो टाइमलाइन थी वो भी पुलिस की स्टेटमेंट से मैच कर रही थी। तो लोगों ने ये मान लिया था कि एग्नेस ही इस केस की विक्टिम है। एग्नेस ये क्लेम करती है कि तेल ने उसे 6 साल तक ब्लैकमेल किया, उसके फोन को हैक किया, उसमें एक स्पाई कैम इंस्टॉल कर दिया जिससे वो उस पर नजर रखता था। उसने इस पर पहली बार जून 2024 में पोस्ट किया था और पुलिस के अकॉर्डिंग तेल पे इन्वेस्टिगेशन भी जून से ही चल रही थी। और बात सिर्फ क्लेम्स पे खत्म नहीं हुई, उसने अपनी पुलिस रिपोर्ट की फोटो भी ऑनलाइन पोस्ट की जिससे तो सबको ये यकीन ही हो गया कि ये केस तो एग्नेस का ही है। पर जो डॉक्यूमेंट उसने पोस्ट की थी अगर हम उसकी डिटेल्स को ध्यान से देखें तो उसके अंदर तेल का नाम कहीं भी नहीं है और ये भी साफ साफ लिखा था कि ज्यादा एविडेंस ना होने की वजह से इस केस को बंद किया जा रहा है। तो डॉक्यूमेंट के हिसाब से एग्नेस वाला केस तो बंद हो गया और तेल की इन्वेस्टिगेशन तो अभी भी चल रही थी। सो एग्नेस एंड विक्टिम कांट बी द सेम। और एक और बात, कुछ लोगों के हिसाब से उसके साथ ये सब तब शुरू हुआ था जब वो 12 साल की थी और ये सब 6 साल तक चला था। और पुलिस ने ऑलरेडी ये क्लैरिफाई कर दिया है कि इस केस में कोई भी माइनर इन्वॉल्व नहीं था, इसलिए ऑब्वियसली ये वाला रूमर भी बेसलेस था। अब हमें नहीं पता कि एग्नेस सच बोल रही है या झूठ, पर एक बात तो क्लियर है कि उसका इस नए तेल वाले केस से कोई रिलेशन नहीं। मैं आपको इन केसेस के रूमर्स इसीलिए बताता हूं ताकि आपको पता चल सके कि केस की ग्रेविटी क्या थी, लोग कितने ज्यादा इन्वेस्टेड थे इन केसेस में, कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी जिसकी वजह से तेल की लाइफ पे कितना असर पड़ा था। एनीवेज, अभी तक हमने सिर्फ स्पेकुलेशंस और रूमर्स की बात की है। अब हम इस केस की टाइमलाइन के हिसाब से सब कुछ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस केस में एग्जैक्टली क्या हुआ था। 13 जून 2024 को सुबह 2:30 बजे के आसपास तेल और उसके दो दोस्त ली और होंग इतेवोन के एक बार में जाते हैं और एक लड़की से मिलते हैं। वो उसके साथ बातें करते हैं, ड्रिंक्स करते हैं और जब वो लड़की पूरी तरह से इंटॉक्सिकेटेड हो जाती है तब वो उसे एक टैक्सी में बिठाकर बांगबेदोंग एरिया में ली की एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में ले जाते हैं। ली और वो लड़की दोनों एक साथ जाते हैं और तेल और होंग उन दोनों के पीछे एक अलग टैक्सी में आते हैं। और ली की प्राइवेट प्रॉपर्टी में पहुंचने के बाद ये तीनों एक एक करके उस लड़की को सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं। उसका गैंग
करते हैं। ये सब अप्रोक्सीमेटली सुबह 4 से 4:30 बजे के बीच में हुआ था। एंड माइंड यू, वो लड़की बिल्कुल भी होश में नहीं थी। ना तो वो अपनी कंसेंट दे सकती थी और ना ही खुद को किसी भी तरह से डिफेंड कर सकती थी। आप लोगों को याद होगा कि मामा गाय वाले केस में भी यही हुआ था। वो एक लड़की से एक बार में मिले, उसे बहुत ज़्यादा पिला दी, वो लड़की बेहोश हो गई, फिर उसे अपने अपार्टमेंट पे ले आए और वहाँ उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया। इनफैक्ट आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कोरियन सेलेब्स के जितने भी बड़े सेक्सुअल असॉल्ट वाले स्कैंडल्स होते हैं, इन सब में एक ही पैटर्न होता है। वो पहले लड़की को बेहोश करते हैं एंड देन दे वायलेट हर, एंड इट्स द वर्स्ट, क्योंकि वो लड़की खुद को डिफेंड करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। शी इज पास्ड आउट। एनीवेज, तो तेल के केस में इससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग चीज ये थी कि ये सब जो इन्होंने किया, ये पीने के बाद लिया हुआ इम्पल्सिव डिसीजन नहीं था, बल्कि इन तीनों ने ये चीज पहले से बहुत क्लेवरली प्लान की थी। प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट के सामने जो एविडेंस रखा था, उसके अंदर इनके ककाओ टॉक के मैसेजेस भी शामिल थे, जिसके अंदर ये तीनों आपस में डिस्कस कर रहे थे कि जो विक्टिम है वो कोरिया से नहीं है, शी इज अ टूरिस्ट। शायद इन्हें लगा होगा कि उस लड़की के यहाँ कोई दोस्त नहीं होंगे, यहाँ उसका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा, तो शायद वो इनके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी। और क्योंकि वो लड़की इस जगह से इतनी फेमिलियर नहीं थी, तो वो उसे कहीं भी ले जाते। उस लड़की को ना तो रास्ते और ना ही वो एक्चुअल लोकेशन याद रहती, स्पेशली उस हालत में। एंड ऑब्वियसली उसे कोरिया के लीगल सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पता था, और अगर वो किसी के पास जाए तो देयर इज अ लैंग्वेज बैरियर, तो वो किसी को अपनी बात ढंग से समझा भी नहीं पाती। इसीलिए बहुत ही कम चांसेस थे कि वो इन तीनों के खिलाफ कोई भी एक्शन लेती। इससे साफ साफ पता चलता है कि ये एक कैलकुलेटेड मूव था। एंड नॉट जस्ट दिस, जब ये लोग उसके साथ बार में ड्रिंक कर रहे थे, तब भी ये एक दूसरे को मैसेजेस कर रहे थे। इन्होंने लिखा था कि अगर इस लड़की को अभी नींद आ जाएगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। इन्होंने पुलिस से बचने की भी पूरी प्लानिंग कर रखी थी। ये टैक्सी में गलत लोकेशन डालना चाहते थे ताकि इनका एक्चुअल राउट ट्रेस ना हो सके। और इस पूरे इंसिडेंट के बाद ये एक दूसरे को ये सारी चैट डिलीट करने के मैसेजेस भेजते हैं। कितनी आसानी से ये लोग ये सब प्लान कर रहे थे, जैसे कि ये कोई नॉर्मल बात हो। ऑनेस्टली ये प्लानिंग देख के तो ऐसे लगता है कि इनमें से किसी एक ने ये सब पहले भी बहुत बार किया है। दे नो द ड्रिल। अब दूसरी तरफ जब वो लड़की ली के घर में होश में आई तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ पहुंची कैसे। वो बहुत डर जाती है और इसी कंफ्यूजन और मेमोरी गैप की वजह से उसे लगने लगता है कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। इसीलिए वो सीधा पुलिस के पास जाती है एंड थैंकफुली पुलिस उसकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, और फिर वो इस केस में बहुत सारे एंगल से बहुत सारा एविडेंस कलेक्ट करते हैं। उन्होंने उस एरिया के सीसीटीवी फुटेजेस को चेक किया, लड़की के मेडिकल रिकॉर्ड्स निकलवाए और उसके फोन के डेटा को भी ट्रेस करके देखा। द गर्ल वॉज इन शॉक। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगी थी और इस इंसिडेंट के अगले ही दिन 14 जून 2024 को टेल अपने फैंस के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने लाइव आ जाता है। उनके साथ हंस हंस के बातें करता है और ऐसे एक्ट करता है कि जैसे सब कुछ ठीक है, लाइक ही डिडंट जस्ट a woman yesterday. उसने तो लाइव में ये भी बोला था कि उसके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, उसके पास तो इतना भी टाइम नहीं था कि वो अपने दोस्तों के साथ अपना बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट कर पाता। उस समय तो किसी को कुछ भी पता नहीं था, तो सबको ये बस एक नॉर्मल रूटीन इंटरेक्शन की तरह लगा। पर जब बाद में बातें सामने आई तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई आदमी कितना डिस्गस्टिंग हो सकता है। स्पेशली तेल, जिसे लोग इतना प्यार करते थे, उसे इतना जेंटल और स्वीट समझते थे। What a psycho। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस सीसीटीवी फुटेज से तेल और उसके बाकी दो दोस्तों ली और होंग को आइडेंटिफाई करती है और फिर इन तीनों पर इंक्वायरी शुरू हो जाती है और एक सर्च वारंट भी इशू होता है। ये कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं था। पुलिस को इस पूरे काम में 2 महीने लग गए। पुलिस तेल और उसके दोस्तों को जून में ही अरेस्ट करना चाहती थी। उन्होंने एक अरेस्ट वारंट के लिए भी अप्लाई किया था, पर उस रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया गया, ये कहकर कि जो सस्पेक्ट्स हैं वो कहीं भागे तो जा नहीं रहे हैं, तो उन्हें अरेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। इस डिसीजन की वजह से कोरियन पब्लिक को लगा कि जो लीगल सिस्टम है वो सेलिब्रिटीज के लिए बायस्ड है, वरना सेक्सुअल क्राइम जैसे केसेस को इतना लीनियंटली कैसे लिया जा सकता है। टेल को पहली बार ऑफिशियल क्वेश्चनिंग के लिए 28 अगस्त 2024 को बुलाया गया एंड द शॉकिंग थिंग वाज उसने पुलिस के सामने अपनी गलती मान ली और सारे चार्जेस को एक्सेप्ट भी कर लिया। पर अब लोगों को तो पता था कि इंक्वायरी तो जून से चालू थी, तो इस बात पर तेल और SM एंटरटेनमेंट को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला। लोग ये सवाल करने लगे कि अगर इन्वेस्टिगेशन इतने टाइम से चल रही थी तो इतनी बड़ी बात पर कोई भी बात क्यों नहीं हुई? क्या किसी को सच में कुछ पता नहीं था या सब कुछ चुपचाप दबाने की कोशिश की जा रही थी? क्योंकि कुछ दिन पहले तक भी तेल फैन मीट्स कर रहा था और उसके जो 2 दोस्त थे, उसके 2 साथी, उन्होंने तो 20 तारीख को ही सरेंडर कर दिया था। तो तेल को अरेस्ट करने में इतना टाइम क्यों लगा? इस बैकलैश की वजह से SM एंटरटेनमेंट 29 अगस्त को एक और स्टेटमेंट रिलीज करती है कि उन्हें और तेल उन दोनों को ही इस केस के बारे में मिड अगस्त में इन्फॉर्म किया गया था और इससे पहले उन्हें इस केस के बारे में कोई भी जानकारी
नहीं थी। इस स्टेटमेंट पे लोगों ने कहा कि इस बात पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। सबसे शॉकिंग चीज क्या है, टेल के गिल्टी प्रूव हो जाने के बावजूद आज भी इसके फैन अकाउंट्स एक्टिव हैं। वो आज भी पोस्ट कर रहे हैं, इसे सपोर्ट कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि वो कब बाहर आएगा। इस केस के लगभग 1 साल बाद 18 जून 2025 को फाइनली वो दिन आया जब ये केस कोर्ट में पहुंचा। ये टेल की फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस थी आफ्टर एवरीथिंग वेंट डाउन और वो वहां अपने उन 2 दोस्तों के साथ पहुंचा जो इसके साथ इन्वॉल्व थे। टेल ने ब्लैक कलर का सूट पहना था एंड इट्स नॉट समथिंग रैंडम। अगर आपको याद हो तो लास्ट केस में भी किम सू ह्यून जब पहली बार पब्लिक के सामने आया था तो उसने भी ब्लैक कलर का ही सूट पहना था। एनीवेज, तो इन तीनों पर एग्रीवेटेड क्वेजाइड के चार्जेस लगे थे। एग्रीवेटेड क्योंकि ये एक ग्रुप अटैक था और क्वेजाइड क्योंकि वो लड़की अनकॉन्शियस थी, बेहोश थी। प्रोसिक्यूशन ने टेल के अगेंस्ट काफी सारा एविडेंस सबमिट किया था जिसपे हम नजर डालते हैं। मेडिकल टेस्ट। जब उस लड़की के मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट वापस आई तो उसमें इंटॉक्सिकेशन के क्लियर रिजल्ट्स थे, जिसका मतलब है कि वो सच में उस समय बिल्कुल भी होश में नहीं थी। सीसीटीवी फुटेज में ये तीनों उस लड़की के साथ क्लब से निकलते हुए दिख रहे हैं और वो लड़की इतनी ज्यादा बुरी हालत में थी कि वो ठीक से खुद खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। एक फुटेज में तो ये तीनों उसे टैक्सी में बैठाते हुए भी नजर आते हैं। हम इनकी चैट्स तो ऑलरेडी देख ही चुके हैं और उन्हें पढ़ के साफ साफ पता चलता है कि दे न्यू व्हाट दे वर डूइंग। इन्होंने ये सब नशे में होने की वजह से या फिर क्लाउडी जजमेंट की वजह से नहीं किया था, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ और एविडेंस को मिटाने की इंटेंट के साथ किया था। डीएनए टेस्ट। लास्टली उस लड़की की बॉडी पर इन तीनों का ही डीएनए भी मिला, जिससे साफ साफ पता चलता है कि उस में ये तीनों डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। अब टेल के अगेंस्ट इतना सारा एविडेंस था और वो खुद इन सारे चार्जेस को एक्सेप्ट भी कर चुका था, तो ऑब्वियसली उसे मैक्सिमम सेंटेंस मिलना चाहिए, राइट? लेट्स सी। टेल कोर्ट में खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि वो एक फॉर्मर सिंगर है और कंपनी से निकाल दिए जाने की वजह से वो पार्ट टाइम जॉब्स करके अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसके लॉयर्स भी उसके करंट सिचुएशन की स्ट्रगल्स को बताते हुए काफी सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बताते हैं कि टेल का एंटरटेनमेंट कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद उसे कहीं और जॉब नहीं मिल रही और वो अपने एक दोस्त के रेस्टोरेंट में काम करता है। इतना ही नहीं, इस सेक्सुअल असॉल्ट वाले केस की वजह से जो टेल की मॉम थी उन्हें भी उनकी जॉब से निकाल दिया गया और इससे पहले टेल को एक एक्सीडेंट में काफी चोट लग गई थी जिससे वो रिकवर कर ही रहा था और इस सब की वजह से उसकी फैमिली फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रही है। वी ऑब्वियसली नो व्हाट दे आर डूइंग, राइट? ये सब बोलकर सिंपैथी पैदा कर वो उसका सेंटेंस कम कराने की कोशिश कर रहे हैं और आगे आप देखोगे कि वो कम कराने की नहीं, वो तो ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको सेंटेंस मिले ही ना। टेल ने कोर्ट में खुद को बेचारा दिखाया और इसी टाइम पर इसकी कुछ फोटोज वायरल होने लगी जिसमें एक्सीडेंट के बाद भी वो क्रचेस के साथ क्लब्स में जा रहा है और इसके बाद ऑब्वियस ही बात है ऑनलाइन क्रिटिसिज्म और ट्रोलिंग और भी ज्यादा बढ़ गई। एनीवेज, तो डिफेंस अपनी साइड से ये दिखाने की कोशिश करता है कि टेल अपनी गलती को मानता है और उसे सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए। उसके लॉयर्स ने बताया कि वो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग अटेंड कर रहा है और उसके साथ साथ वो सेक्सुअल असॉल्ट प्रिवेंशन प्रोग्राम का भी हिस्सा है। इसके अलावा वो एक पब्लिक डिफेंडर के थ्रू विक्टिम से माफी भी मांग चुका है और उस विक्टिम ने इसे माफ भी कर दिया है। उन्होंने ये भी हाईलाइट करने की कोशिश की कि जो टेल का पास्ट है वो काफी अनप्रॉब्लमेटिक रहा है। इससे पहले वो कोई भी स्कैंडल का हिस्सा नहीं था और वो टाइम टू टाइम काफी चैरिटी इनिशिएटिव्स में भी पार्टिसिपेट करता आया है। तो इन सब के बेस पे वो टेल के लिए लीनियंसी रिक्वेस्ट कर रहे थे। जस्ट लुक एट द ऑडेसिटी। आई मीन, आई गेट इट। एक लॉयर की जॉब होती है कि जो वर्डिक्ट है वो उसके क्लाइंट के फेवर में आए, वो चाहे कितना भी गिल्टी है वो उसकी सजा कम करवाने की कोशिश करेंगे ही करेंगे, कैसे भी स्टेटमेंट्स देंगे। आई गेट इट, बट इट्स सो वियर्ड टू मी। टेल के लॉयर्स तो ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि उसने वॉलंटरीली सरेंडर किया है, पर जो ऑपोजिशन था वो इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, क्योंकि टेल और उसके दोस्त इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद जब पकड़े गए थे तब उन्होंने अपने चार्जेस एक्सेप्ट किए थे। इसे वॉलंटरीली सरेंडर नहीं कह सकते। अब इस केस का एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट जो कि मामा गाय वाले केस में भी हुआ था, डिफेंस ये पॉइंट आउट करता है कि जो विक्टिम है और जो अक्यूज है, मतलब टेल और उस लड़की का सेटलमेंट हो चुका है। उन्होंने कहा कि विक्टिम ने एक रिटन स्टेटमेंट भी सबमिट की है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो चाहती है कि टेल को कोई भी पनिशमेंट ना मिले। अब पर्सनली अगर ऐसे केसेस में कोई विक्टिम प्राइवेटली सेटलमेंट कर भी लेता है तो वी कैन नॉट ब्लेम देम, क्योंकि आप खुद ही इमेजिन कीजिए वो लड़की एक दूसरे देश में है जहां वो किसी को नहीं जानती, वो लैंग्वेज नहीं जानती, उस पर बहुत सारा प्रेशर भी होगा एंड शी इज ऑल्सो अप अगेंस्ट द सेलिब्रिटी, तो उसके लिए ये पूरा प्रोसेस काफी ज्यादा मुश्किल होगा। इसीलिए जस्ट बिकॉज
बिकॉज उसने ये प्राइवेटली रिजोल्व कर लिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सच में करना ही चाहती थी। और लीगल अथॉरिटीज ने भी यही कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि विक्टिम ने इन्हें माफ कर दिया है, क्योंकि इन्होंने जो क्राइम किया है वो इतना ज्यादा सीरियस है कि उसकी सजा इन्हें देना बहुत जरूरी है। इट्स शॉकिंग कि ये वाला केस मामा गाय वाले केस से कितना सिमिलर है, क्योंकि मामा गाय ने भी उस विक्टिम के साथ प्राइवेटली केस सेटल किया था। बट द ओनली सैड थिंग वाज उस वाले केस में वो केस प्राइवेटली सेटल करके बच गया था एंड इज फ्री। इस पूरे ट्रायल में वो बार बार उस लड़की की नेशनैलिटी को एम्फेसाइज करने की कोशिश करते हैं। दे कीप कॉलिंग हर अ चाइनीज टूरिस्ट, क्योंकि साउथ कोरिया में फॉरेन टूरिस्ट के लिए काफी ज्यादा प्रेजुडिस है। टेल और उसके लॉयर्स ने ये भी डिनाई कर दिया कि उन्होंने उस लड़की को सेक्सुअली असॉल्ट करने से पहले कोई भी प्लानिंग की थी। उनका कहना था कि ऐसा कुछ भी करने का उनका कोई इंटेंशन नहीं था, वो तो बस उस लड़की को ड्रिंक्स के लिए घर ले जाना चाहते थे। आई मीन व्हाट अ जोक। अगर ये बात थी तो उन्हें वो चैट्स डिलीट करने की क्या जरूरत थी, और वो इतना ट्रैवल क्यों करते ड्रिंक्स के लिए जबकि वो ऑलरेडी एक बार में थे। दे कुड हैव ड्रैंक देयर। इसके बाद टेल को एंड में फिर से अपनी बात रखने का मौका मिला, जिसमें उसने कहा कि वो समझता है कि उसकी वजह से जो विक्टिम है उसे बहुत गहरी चोट पहुंची है और इस बात का उसे बहुत अफसोस है। साथ ही वो उन सब लोगों से भी माफी मांगता है जो उसकी वजह से डिसअपॉइंटेड फील कर रहे थे। उसने कोर्ट से लीनियंसी की अपील करते हुए ये भी कहा कि अगर उसे एक मौका दिया जाएगा तो वो इसे अपनी जिंदगी का लास्ट चांस समझेगा और आगे जाकर सोसाइटी में एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह जीने की कोशिश करेगा। ओरिजिनली प्रोसिक्यूटर्स ने टेल और उसके दोस्तों के लिए 7 साल की सजा की डिमांड की थी, पर क्योंकि ये फर्स्ट ऑफेंडर्स थे तो 10 जुलाई 2025 को कोर्ट ने इन्हें 3.5 साल की सजा सुनाई। इसके साथ साथ उन्हें 40 घंटे का सेक्सुअल वायलेशन ट्रीटमेंट प्रोग्राम भी अटेंड करने का ऑर्डर दिया गया। इसके अलावा वो अगले 5 साल तक बच्चों या यूथ से रिलेटेड कोई भी फील्ड में काम नहीं कर सकता। इस सेंटेंस को सुन के लोग ऑब्वियसली बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उनका कहना था कि इतने सीरियस क्राइम और इतने ज्यादा एविडेंस के बावजूद सिर्फ 3 साल और 6 महीने, ये सजा काफी कम है। उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि अगर ये केस किसी नॉन सेलिब्रिटी का होता तो शायद आउटकम कुछ और होता। कुछ लोगों ने तो साउथ कोरिया के जस्टिस सिस्टम पर भी सवाल उठाए, जहां पहले भी इन सेक्सुअल क्राइम वाले सेंटेंसेस को इनएडिक्वेट बताया गया है। इतने कम सेंटेंस के बावजूद टेल वाज़न्ट सेटिस्फाइड। उसने और भी कम सेंटेंस के लिए हाई कोर्ट में अपील की। आई मीन इससे तो साफ साफ पता चलता है कि उसे अपने किए पे जरा भी गिल्ट नहीं था, वो बस अपनी सजा कम करवाना चाहता था। पर थैंकफुली हाई कोर्ट ने इसकी जजमेंट में कोई भी चेंज नहीं किया और इसकी सजा को भी कम नहीं किया। बट गेस व्हाट, अब टेल ने 24 अक्टूबर 2025 को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में अपने केस की अपील डाली है। ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए इस वाली अपील का डिसीजन नहीं आया है। बाय द वे, अब हम सबको पता है ही वाज फाउंड गिल्टी, राइट? अब वो जेल में है, बट अभी भी उसके फैन पेजेस एक्टिव हैं और आज तक पोस्ट कर रहे हैं। लाइक लुक एट द कमेंट्स ऑन हिज फैन पेजेस। सब जानते हुए भी ये उसे अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। एंड इन सारे फैन पेजेस के पोस्ट्स की कमेंट में मुझे एक एल्डरली लेडी मिली जिसने सारी पोस्ट पे कमेंट कर रखा है सारे पेजेस के। शी इज काइंड ऑफ हिलेरियस बट इट्स मेस्ड अप। लाइक शी इज वेरी ओल्ड और वो इस तेल की वीडियोस पे ऐसे कमेंट्स कर रही है। एंड लुक एट दिस वन, हिज फेशियल एक्सप्रेशंस एंड दोज मूवमेंट्स। यम। एनीवेज, आज का केस पहले से ही काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है। इसके अराउंड स्टार्टिंग में ही काफी ज्यादा रूमर्स थे, पर टाइम के साथ जो नैरेटिव था वो बदल गया। पर एक चीज जो स्टार्टिंग से ही पूरे केस में मिसिंग थी वो थी मीडिया अटेंशन। अगर हम रिसेंट एग्जांपल्स देखें, जैसे बीटीएस के एक मेंबर का स्कूटर से गिर जाना या फिर सेरोन का डीयूआई स्कैंडल, ये वाले इंसिडेंट्स हर जगह हेडलाइंस बने रहे। जबकि बीटीएस वाले केस में ना तो वो किसी से टकराया और ना ही किसी को चोट लगी। वो बस थोड़ी पीने के बाद ई बाइक चलाते चलाते गिर गया और खुद ही खड़ा भी हो गया। बट दैट थिंग वाज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। लाइक उसे इतना ज्यादा मीडिया कवरेज मिला, इतना इंटेंस पब्लिक आउटरीच हुआ, लोग उसकी कंपनी के बाहर खड़े हो गए, प्रोटेस्ट करने लगे और इवेंचुअली उसे एक पब्लिक अपॉलॉजी देनी पड़ी। आई मीन आई गेट इट, ही इज वे मोर पॉपुलर। पर इस केस में जहां पे एविडेंस और फैक्ट्स काफी ज्यादा सीरियस थे, यहाँ अप्रोर कहीं भी नहीं दिखा। ना उस लेवल की रिपोर्टिंग, ना उतना प्रेशर, ना वही पब्लिक रिस्पॉन्स, नथिंग। यहाँ नेचुरली एक क्वेश्चन उठता है कि कुछ केसेस तो कितना इजीली स्पॉटलाइट में आ जाते हैं और कुछ केसेस कितनी शांति से हैंडल हो जाते हैं, दबा दिए जाते हैं। हाउ? इससे एक बात तो क्लियर है कि साउथ कोरिया के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में बड़ी कंपनीज का उसकी मीडिया पे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है और हमेशा की तरह वहां का जस्टिस सिस्टम सेक्सुअल वायलेंस के केसेस में बार बार सेम पैटर्न रिपीट करता है। ऐसे केसेस को ना तो वो अर्जेंसी मिलती है और ना वो इमोशनल रिस्पॉन्स जो एक्सपेक्ट किया जाता है। इस कॉन्ट्रोवर्शियल केस पे आप लोग भी प्लीज अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में शेयर करना मत भूलना। अगर आपको मेरी नरेशन पसंद आई है तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार एक नए केस के साथ।